हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम 4th एंड 5th ऑफ मई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। कल तबीयत ठीक नहीं थी, सिस्टम भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अभी आप देख सकते हैं थ्रोट में काफ़ी इन्फेक्शन है एंड सिस्टम अपडेट पे लगा हुआ है। इसलिए आज हम इस फॉर्मेट में अपने करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सारी कहानी को एक एक करके हम डिटेल में समझने वाले हैं और आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए हमारी करंट अफेयर्स यूज़फुल है। क्लियर? तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं मैं आपके साथ वैसे ही कनेक्ट होंगी जैसे कि पहले हम अपने OBS के ज़रिए सेशन को अटेंड किया करते थे। इसके अलावा आज की क्लास की ये जो PDF है करेंट अफेयर्स की, ये आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात 4th ऑफ मई। 4th ऑफ मई को हम लोगों ने कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट किया था। कौन सा दिन था ये? कोल माइनर्स डे सॉरी, हाँ जी, कोल माइनर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था। बेसिकली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में रहा करती थी तो रानीगंज कोल फील्ड वेस्ट बंगाल से पहली बार हमने अपने देश में माइनिंग करना स्टार्ट किया था 1774 में। एंड उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हमारे देश में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमारे देश में जो माइनर्स हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि माइनिंग एरिया में जो माइनर्स काम करते हैं कई बार उनकी जानें चली जाती हैं। इसलिए हम कोल माइनर्स डे मनाते हैं जिसकी थीम है बीनीथ द अर्थ बियॉन्ड द लिमिट। यू कैन सी बीनीथ द अर्थ बियॉन्ड द लिमिट, आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नोटिफाई हैसरघट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो सबसे पहला एक स्टैटिक क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम होगा वो हैसरघट्टा ग्रासलैंड कहाँ पर है? तो कर्नाटका राज्य में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये? आपको कर्नाटका राज्य में देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस ग्रासलैंड को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। अब समझने वाली बात है कि कभी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किसी एरिया को कंजर्वेशन साइट डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर है? अब बेसिकली क्या है, एज अ बफर जोन है जो दो नेशनल पार्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। इसको रेगुलेट करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा जो उसको मैनेज करेगी। अब हैसरघट्टा जो आपको लेक है वो बेंगलुरु के निकट आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगी। अगर भारत में बात करें तो भारत के टोटल एरिया के लगभग 24% एरिया में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। अब दुनिया भर में कई प्रकार के ग्रासलैंड थे, कई प्रकार घास भूमियाँ हैं। हमने पहले भी करंट अफेयर्स में और अलग अलग जगहों पे ग्रासलैंड्स को डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रासलैंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में भी मैच द कॉलम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में पेरी ग्रासलैंड्स है, साउथ अमेरिका में लानोस, कंपास, पंपास है, अफ्रीका में सहारा और बेल्ट आपको मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और आपको स्टेपीज देखने को मिल जाएंगे यूरोप में। ठीक, नेक्स्ट है लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट प्रपोज फॉर द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। अब लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जिसमें कई सारे टेम्पल्स का एक ग्रुप है और इसको रिसेंटली नोटिफाई किया गया है एज अ, मतलब इसको एक्चुअली प्रपोज किया गया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने के लिए। ठीक है जी। अब ये साइट्स आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगी। कर्नाटका के गडक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि कर्नाटका की लेगेसी को, रिच टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स को शोकेस करता है। इन टेम्पल्स का निर्माण 10 से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो वेस्टर्न चालुक्य, जिनको कल्याण चालुक्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा तैयार किया गया था। तो कर्नाटका गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की मदद से लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अंदर कई सारे टेम्पल है जैसे कि काशी विश्वेश्वरैया, मणिकेश्वरा, नानेश्वरा, ब्रह्म जिनालया एंड आपका मुसिकिना बाबी एक प्रकार की स्टेप वेल है, एक प्रकार का बावड़ी है, एक प्रकार का कुआं है। ठीक है। अब जैसे कि हमारे देश में हमें पता है मंदिरों की 3 स्टाइल होती हैं, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और आपके बेसर स्टाइल। तो बेसिकली जो टेम्पल्स हैं वो बेसर स्टाइल में तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली कोई साइट है जिसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो या फिर प्रपोज किया हो टेंटेटिव लिस्ट के लिए। इसके पहले भी कई सारी साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, जैसे कि एहोल, श्रीरंगपट्टनम, बदामी एट्सेट्रा। क्लियर है? चलो अगली कहानी समझते हैं। रमन फेस्टिवल। रमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो रमन फेस्टिवल एक रिचुअल है,
एक कल्चरल फेस्टिवल है जो हर साल अप्रैल मंथ में कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के सलूर एंड डुंगरा विलेजेस में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे जिस डाइटी की पूजा की जाती है, जिन भगवान की पूजा की जाती है, उनको भूमियल देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो रमन फेस्टिवल है उत्तराखंड राज्य में, इसको 2008 में, यू कैन सी द लिस्ट, 2008 में इसे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की है, हमारे देश के जितने भी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि कुट्टियंटम संस्कृत थिएटर 2008 में, फिर वैदिक चांटिंग 2008 में, फिर आपका रामलीला 2008 में, फिर रमन फेस्टिवल जो है उत्तराखंड का 2009 में, छऊ डांस जो कि आपका झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है 2010 में शामिल किया गया था, कालबेलिया राजस्थान में 2010 में शामिल किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि गरबा ऑफ गुजरात 2023 में, दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला 2017 में और योगा 2016 में शामिल किया गया था। जो लोग फ्रिक्वेंटली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उनको मैंने डिस्कस किया था कि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा है, गोंड पेंटिंग है और भगोरिया डांस फेस्टिवल या हार्ट फेस्टिवल है, उसको भी यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की बात की है। क्लियर है? तो इतना कहानी आपको क्लियर है। चलो फर्दर डिस्कशन करते हैं, अभी काफ़ी सारी न्यूज़ बाकी है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। मेरी वॉइस की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में इन्फेक्शन हो चुका है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है और मेरा सिस्टम भी ख़राब हो चुका है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट करेंट अफेयर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और नहीं करना भी चाहिए, ना मुझे ना आपको, क्योंकि करेंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को अप्रैल मंथ की करेंट अफेयर्स की मैगजीन की रिक्वायरमेंट है, तो करेंट अफेयर्स की अप्रैल मंथ की 2 मैगजीन, एक है बैंकिंग करेंट अफेयर्स मैगजीन और दूसरा है 300 MCQ प्लस 1 लाइनर मैगजीन। ये अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। और आज की क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट है पालमू टाइगर रिजर्व। पालमू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। अब कोई भी टाइगर रिजर्व होता है उसका एक कोर एरिया होता है जहाँ पे कई सारे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, और अगर वहाँ पर कोई लोग भी रह रहे हैं, गांव बसे हुए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ पे ह्यूमन बर्डन इंक्रीज होता है और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है, एनिमल्स को भी नुकसान होता है। तो इस केस में क्या किया जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो पालमू टाइगर रिजर्व का बफर जोन है ना, वहाँ पे जो गांव हैं उनको रिलोकेट किया जा रहा है और पहला विलेज यहाँ से रिलोकेट किया गया है। तो झारखंड का जयगीर विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज टू बी फुली रिलोकेटेड फ्रॉम द कोर ऑफ पालमू टाइगर रिजर्व, जिससे ह्यूमन प्रेशर वाइल्ड लाइफ पे रिड्यूस हो सके। हम सभी को पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था और पहले फेज में 9 टाइगर रिजर्व को, मतलब 9 एरियाज को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। उनमें से एक है पालमू टाइगर रिजर्व। पालमू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर प्लेटियो में आपको देखने को मिल जाएगा और ये वर्ल्ड का पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पर पग मार्क बेस सेंसस की गई थी टाइगर्स की 1932 में, और ये काम किसने किया था? JW निकोलसन ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अमित शाह अनवील स्टैच्यू ऑफ बदोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। बुडोफा का क्या मतलब होता है? बुडोफा का मतलब होता है फादर ऑफ बोडोज। तो बोडो कम्युनिटी कहाँ पर रहती है? हम सभी को पता है कि बोडो जो कम्युनिटी है वो आसाम राज्य में रहती है और लंबे समय से बोडो कम्युनिटी एक सेपरेट स्टेटहुड के बारे में डिमांड करती है। बोडो कम्युनिटी अपने राइट्स के लिए डिमांड करती है। तो यहाँ पे बोडोफा कहा जाता है उपेंद्र नाथ ब्रह्म को, जिन्हें हम फादर ऑफ बोडोज भी कहा जाता है। अभी इनकी 35th नंबर की डेथ एनिवर्सरी थी और उस ओकेजन पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्टैच्यू ऑफ बोडोवा अनवील किया है नई दिल्ली में। ठीक है जी, इतनी चीज़ें। अगर हम उपेंद्र नाथ ब्रह्म के बारे में बात करें तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया बोडो स्टूडेंट यूनियन के। इन्होंने पीसफुल मूवमेंट किया है बोडो कम्युनिटी के लिए, बोडोलैंड के लिए, इसलिए इन्हें बोडोफा मतलब फादर ऑफ बोडोज कहा जाता है। बोडोलैंड एक टेरिटोरियल रीजन है आसाम राज्य में, जिसे गवर्न करने का काम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर इसको गवर्न किया जाता है। 2020 में बोडोलैंड अकॉर्ड भी साइन किया गया है। इसके अलावा 835 मीटर का लाला लाजपत राय मार्ग जो कि दिल्ली में है, इसका नाम चेंज करके बुडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म मार्ग कर दिया गया है। इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज तुगालू बोम्बे याता।
तो ये तुगालू बोमेयाता क्या है? एक प्रकार का आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल फोक थिएटर है जिसमें पपेट बनाए जाते हैं और उनकी शेडो की मदद से पपेट शो किया जाता है, और कन्नड़ा में से प्ले ऑफ लेदर डॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटका की भीम्बा, इनका नाम है भीम्बा सिले कायथरा, इन्हें रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड 2025 दिया गया है, जो कि टॉर्च बियरर हैं तोगुलू बोम्बेयाता की, जो कि एक ट्रेडिशनल शेडो पपेट शो है फ्रॉम द कर्नाटका। ना बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2024-25 के जो बेस्ट फुटबॉलर्स हैं उनको अवार्ड दिया गया है, मेंस कैटेगरी में भी, वुमेंस कैटेगरी में भी। इसके अलावा कोचेस को भी अवार्ड दिए गए हैं। हम सारे अवार्ड्स को देखेंगे। और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई है? ये अवार्ड सेरेमनी भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुई है। इसके प्रेसिडेंट कल्याण चौबे आपको मिलेंगे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे हैं। अब मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट तो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आपको कुछ 5-6 नाम याद रखने हैं। जैसे कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? सुभाशीष बोस है, जो कि मोहन बागान के लिए खेलते हैं। वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आपको सौम्या गुघुलोत देखने को मिलेगी। प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर कौन है? ब्रिसन फर्नांडिस है। और प्रॉमिसिंग वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आपको तोई बिसाना देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है मेंस कोच ऑफ द ईयर, इनका नाम है खालिद जमील, जो कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के कोच आपको मिल जाएंगे। एंड वीमेंस कोच ऑफ द ईयर आपको सुजाता कर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने 5-6 नाम बताए हैं आपको इनको याद रखना है। ना बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के बारे में। एक्चुअली 2023 के ये अवार्ड है 2025 में दिए गए हैं, काफ़ी कुछ रीज़नों की वजह से ये डिले हो गए हैं। तो हमारे जो यूनियन यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए हैं। 2 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वर्ल्ड नंबर 1 डबल प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे V2G टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आपको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी आपको ये ग्रिड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आप अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करोगे, तो इसको हम ग्रिड टू व्हीकल कहते हैं, मतलब G2V का मतलब है कि ग्रिड से आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज हो रही है। अब हमारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, ये कम्प्लीटली चार्ज है, लेकिन इसकी बैटरी की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इसको यूज़ नहीं करना है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जिंग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पास जो बैटरी में चार्जिंग है, एनर्जी है, उसको हम वापस ग्रिड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको कहा जाता है V2G। इसको क्या कहा जाता है? V2G, डिस्चार्जिंग EV पावर बैक टू द ग्रिड। तो यहाँ पे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे ने मिलकर लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। इट इनेबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज टू रिटर्न पावर टू द ग्रिड व्हेन नॉट इन यूज़। ठीक है जी, इससे क्या होगा? जो फ्लक्चुएशन आता है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, जनरेशन में, तो वो कम हो जाएगा। अगर जैसे कि इमरजेंसी नीड के लिए आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो आपको पावर यूजेस मिल जाएंगी। तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन आप कर रहे हो पावर का। आपका जो चार्ज है वो एक जगह स्टोर ना होकर मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी USA, UK और नीदरलैंड कर रहे हैं। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एम फॉर नेचर टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कई सारी प्रोटोकॉल बताई हैं जो कि संबंधित हैं आपके एनवायरनमेंट से, जैसे कि आपका यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है, एटसेट्रा। वैसे आपको मैंने कुमनिंग प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट है उस पर बताया था 30x30। 30x30 का मतलब होता है कि हमें 2030 तक 30% हमारा जो लैंड है, जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, जो डिग्रेड हो चुकी है, उसको मॉनिटर करके उसको क्या करना है? डिग्रेड होने से बचाना है, उसको कंजर्व करना है। इसको हम 30x30 कहते हैं। उसी के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एम फॉर नेचर इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जो कि क्या करेगा? मॉनिटर एंड रिपोर्ट करेगा कैपेसिटी फॉर रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम। और इसको सपोर्ट करने का काम यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट $9 मिलियन का। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट है नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर। अब यहाँ पे देखिएगा, नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने यहाँ पे क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर को लॉन्च किया है, और लो अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट की मदद से इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब ये
क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर क्या करेगा, ये कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में होते हैं, बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो हो सकता है, रॉक्स के मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण, या किसी भी वजह के कारण अगर ग्रेविटेशन में कोई भी वेरिएशन आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। क्लियर है। ग्रेविटेशन हम सभी को पता है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसी के कारण हम ज़मीन पे चल पाते हैं, उसी के कारण अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा पाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। तो ये जो ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर है, ये हाईली सेंसिटिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करेगा, कोई भी छोटा से छोटा अगर ग्रेविटेशन फोर्सेस में एक्सेलरेशन या वेरिएशन होता है स्पेसिफिक डिस्टेंस में, उसको मेज़र करने का काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार को लेकर तेलंगाना गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑपरेशन कगार को स्टॉप कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशन कगार है क्या। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर जो नक्सलाइट एरियाज़ हैं, जो माओवादी एरियाज़ हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, जिससे आने वाले समय में कोई भी नक्सलाइट एक्टिविटी ना हो, जिससे किसी को थ्रेट ना हो। तो इसलिए ये जो नक्सलाइट हैं और जो आपके माओइस्ट हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको डिसमेंटलिंग करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ऑपरेशन कगार की शुरुआत की गई, जिसमें कई सारे माओवादी की जान भी जा गई है। इसलिए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको बंद करने की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट रिटेन एंड MMA का मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट टू डेब्यू एट द एशियन गेम्स 2026। तो पहला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर होने हैं। तो एशियन गेम्स 2026 आपको देखने को मिलेंगे जापान में, जापान के नगोया और आइची में। ठीक है। अब यहाँ पे 2018 में हमने क्या किया था, क्रिकेट को ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन अब वापस से क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और वापस से आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा हमारे एशियन गेम्स में 2026 में। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब डेब्यू हो रहा है मिक्स्ड मार्शल आर्ट का। क्लियर है। सितंबर और अक्टूबर मंथ में ये एशियन गेम्स खेले जाएंगे। इसके अलावा जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने क्या कहा है, जितने भी फीमेल से संबंधित स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, जिसमें गर्ल्स और वीमेंस पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें कोई भी ट्रांसजेंडर वीमेन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एंड ट्रांसजेंडर वीमेन को यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से बैन किया गया है बाय द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। चलिए अब यहाँ पे अगली कहानी समझते हैं। देखो, अंगोला के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या हो जाएगा, जो मैनुअल, ये भारत आए हुए थे विजिट करने के लिए। जब भारत विजिट करने आए हैं तो भारत खाली हाथ तो भेजेगा नहीं, तो भारत ने $200 मिलियन का इनको लोन दिया है अंगोला को अपनी आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो किस कंट्री को भारत ने $200 मिलियन का लोन दिया है? आंसर हो जाएगा अंगोला को। मॉडर्नाइज कैसे किया जाएगा? तो अंगोला नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीद के अपनी डिफेंस फोर्स को, आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज करेगी। इसके अलावा अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया, और ऐसा करने वाली ये 123 नंबर की कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है। इसके अलावा इंडिया और अंगोला के बीच में फील्ड ऑफ कल्चर 2025 से 2029 के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है। ना बात करते हैं अंगोला कहाँ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, जो कि पेट्रोलियम, ऑयल एंड डायमंड रिच कंट्री है, और 1975 में इसको पोर्चुगल से आज़ादी मिली थी। इसकी कैपिटल लुआंडा आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब 2 लोगों के नाम और देख लेते हैं और फिर सेशन को ख़त्म करेंगे। पहली पर्सन है जिनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। इन्हें यूपीएससी का बोर्ड मेंबर बनाया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड मेंबर बनाया गया है सुजाता चतुर्वेदी को। और ये बिहार राज्य में कई सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रह चुकी हैं। जैसे बिहार राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर रह चुकी हैं, वाइस चेयरमैन रह चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स में। इतना ही नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये सेक्रेटरी रह चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, और रीजनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुकी है उडई में। और इनको रिसेंटली यूपीएससी का बोर्ड मेंबर बनाया है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल नंबर 315 से 323, 315 से 323 के बीच में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर यूपीएससी काम करता है। सबसे पहले यूपीएससी का फॉर्मेशन एज अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किया गया था। उसके बाद ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद आज का यूपीएससी आपको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट बात करते हैं माइक वाल्ट्ज के बारे में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनका नाम नॉमिनेट किया है एज अ नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होंगे? माइक वाल्ट्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब आज का करंट अफेयर्स मतलब 6 मई का और 7 मई का दोनों दिनों का करंट अफेयर्स साथ में हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। ठीक है जी। एक्चुअली मैं करंट अफेयर्स नहीं बना पाई, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे फीवर भी था, तो इसलिए करंट अफेयर्स नहीं बना पाई। तो ये जो मैंने पहले पीपीटी बनाई थी उसके साथ आपके साथ आज मैंने शेयर किया है। 3 मई को हमने क्या सीखा था? 3 मई को हमने देखा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, जिसमें नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, इरिट्रिया बॉटम पे है और इंडिया 151 नंबर पे, 151 नंबर पे आपको देखने को मिला। इसके अलावा हमने देखा कि महाराष्ट्र लीड कर रहा है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में। आरबीआई ने 3 सर्वे लॉन्च किए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आरबीआई ने मैंडेट किया कि 90% ऑफ एटीएम जो होंगे उसमें 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के जो कैश है उसको डिस्पेंस किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया की पहली जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया शुरू हो चुकी है बाय द ब्रिक स्टेम। नेपाल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिन लोगों ने 7000 मीटर तक का समिट किया है उनको ही माउंट एवरेस्ट में सबमिट करने की परमिशन है। डीआरडीओ ने भारत का 3rd और लार्जेस्ट मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाया है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? नगेलंका में। एंड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसका नाम है टॉप्स स्कीम, इसके अंदर 50,000 रुपये स्पोर्ट पर्सन को स्टाइफिन दी जाती है मंथली। और मध्य प्रदेश ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है स्टेबल बर्निंग पे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द आरबीआई न्यू सर्वे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर कंडक्ट टू गैदर हाउस होल्ड स्पेंडिंग एंड इनकम डेटा। ये जो सर्वे है वो घर का खर्चा मतलब घर में खर्चा कितना है, स्पेंडिंग कितनी है और इनकम कितनी है, इस पे बेस्ड है। और सर्वे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करेगा। जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी आपको, डेफिनेटली हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है मैं सारी चीज़ें बिल्कुल शुरू से वैसे ही रिज्यूम हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।